वंदे मातरम। आज हम बीए आर्ट्स की पहली क्लास इकोनॉमिक्स की लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं। उसके बाद इसकी क्या विषय वस्तु रहेगी, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र मुख्य रूप से दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का मतलब सामान्यतः हम किससे ले लेते हैं? धन से ले लेते हैं। लेकिन केवल धन से अर्थशास्त्र का मतलब निकाला, इसका मतलब हमने अर्थशास्त्र को बहुत ही संकुचित कर दिया। जब हम व्यापक अर्थ में देखेंगे तो अर्थ का मतलब हमने समस्त आर्थिक क्रियाओं से लेना है। ये इसका एक व्यापक अर्थ है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या हो गया? वे सारी की सारी क्रियाएं जिनका संबंध हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके साथ जोड़ सकते हैं? धन के साथ जोड़ सकते हैं। शास्त्र का मतलब सामान्य तो हो जाता है कि कोई भी लिखित सामग्री। इस तरह से अर्थशास्त्र यदि हम अर्थ देखना चाहें तो हमारे सामने क्या निकल के आता है कि लिखित सामग्री जो आर्थिक क्रियाओं के संबंध में बताती है, वही क्या है? अर्थशास्त्र है। सामान्यतः हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि मानव की जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं वो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। या मैं इनडायरेक्टली यूँ बोल दूँ कि समस्त मानव क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मानव जो भी व्यवहार करता है अर्थशास्त्र उसका ही अध्ययन करता है। बस वह व्यवहार धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो वे समस्त क्रियाएं जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन से जोड़ा जा सकता है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब वो हो गया कि धन से कहीं ना कहीं वो जुड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमारे घर में हमारी माताएं बहनें जो काम करती हैं, और वही काम यदि बाहर से हम कोई नौकरानी या कोई भी नौकर बुला के यदि करवाते हैं, तो दोनों में मुख्य अंतर क्या आ जाता है? मुख्य अंतर यही आता है कि एक जगह जब हमारी माताएं बहनें वो जो काम करती हैं, चाहे वो घर की सफाई करना हो, खाना बनाना हो, बर्तन साफ करने हो, उसके एवज में हम उन्हें कोई भी प्रतिफल या मजदूरी नहीं देते। लेकिन दूसरी जगह बाहर से यदि आके कोई व्यक्ति काम करेगा तो हमें उसे प्रतिफल या मजदूरी देनी पड़ेगी। तो एक जगह मजदूरी नहीं दी गई है, एक जगह दी गई है। तो जहाँ मजदूरी नहीं दी गई, काम तो वो भी था, मेहनत तो उसमें भी लगी है, लेकिन उसे हम आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। लेकिन एक नौकर यदि बाहर से आके काम करते हैं, उसे हम मजदूरी देते हैं, तो वह चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका हमने भुगतान किया है। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक क्रियाएं जो है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, या मैं यूँ बोलूँ कि यही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। अर्थशास्त्र इन 5 बिंदुओं के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हीं 5 बिंदुओं के ऊपर निर्भर है अर्थशास्त्र पूरा का पूरा। या यूँ कह सकते हैं हम इसे कि हम इन 5 बिंदुओं को ही पूरे अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र और कुछ है ही नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उपभोग की। उपभोग को सबसे पहले मैंने क्यों रखा, जबकि देखा जाए तो भोग तो सबसे अंत में होता है। तो भोग को बीच में रखने, सबसे पहले रखने का मतलब यही था कि उपभोग से ही कोई भी आर्थिक क्रिया है उसका प्रारंभ होता है, और अंत भी किस पे होता है? उपभोग पे ही होता है। तो प्रारंभ होता ही उपभोग से है। तो हमने सबसे पहले उपभोग को रखा है। तो उपभोग है क्या? तो सामान्य अर्थों में उपभोग का मतलब यदि लगाना चाहे तो हम क्या लगाते हैं कि उपभोक्ता मतलब होता है किसी भी चीज़ को काम में लेना। तो किसी भी चीज़ को काम में लेना उपभोग होता है। लेकिन ये तो सामान्य से अर्थ हुआ। एक अर्थशास्त्र का स्टूडेंट यदि बताएगा कि उपभोग का मतलब क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? तो हमें उपभोग का मतलब ये नहीं बताना कि किसी वस्तु को काम में लेना उपभोग होता है। सामान्यतः उपभोग का मतलब होता क्या है? तो किसी भी एक उदाहरण के माध्यम से यदि आप इसको समझना चाहो तो बहुत भी अच्छे से और बड़ी आसानी से समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं दूध का। तो दूध जो है उसकी यदि हम चाय बनाते हैं या दूध भी यदि हम पी रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगी? उससे हमें संतुष्टि मिलेगी, उससे हमें उपयोगिता मिलेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दूध कहीं ना कहीं हमें उपयोगिता प्रदान करता है, या कहे कि दूध में उपयोगिता होती है। यदि दूध हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं प्रदान करता, तो हम उसका उपयोग ही नहीं करते। तो हमने किया क्या?
हमने उस दूध को यदि यूज कर लिया, इसका मतलब हमने उसकी उपयोगिता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया या कम कर दिया। दूसरा उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास एक बॉल पेन है, आपने मार्केट से नया लिया, लेकिन जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसकी इंक क्या होगी, कम होती जाएगी ना। तो उसकी इंक कम हो रही है, इसका मतलब पहले उसमें उपयोगिता ज़्यादा थी, आज उसमें उपयोगिता क्या हो गई, कम हो गई। तो उपयोगिता को नष्ट करना ही वास्तव में उपभोग होता है। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं उत्पादन का। तो उत्पादन क्या होता है, तो जब तक आप उपभोग को समझ लेते हो तो ही उत्पादन समझ में आएगा। या यूँ कहूँ कि उपभोग में जो उपयोगिता हमने नष्ट की, वो उपयोगिता आई कहाँ से, वो उत्पादन से निकल गई। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो उपयोगिता हमने उपभोग में नष्ट की थी, उस उपयोगिता का निर्माण हमने कहाँ किया, उत्पादन में किया। तो उत्पादन क्या करता है, उत्पादन उपयोगिता का निर्माण करता है। सामान्य अर्थों में यदि आप उत्पादन का अर्थ लगाने की कोशिश करोगे तो हमारे समझ में क्या आता है, किसी वस्तु को बनाना उत्पादन है। थोड़ा सा सोच के देखो, क्या हम वास्तव में किसी वस्तु को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि बनाने का काम तो भगवान का है। भगवान ने हमें जो चीज़ें बना के दे दी, हम उनका रूप बदल सकते हैं, उन्हें अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते उन वस्तुओं को। जैसे जंगल से हम लकड़ी लें और उसे अपने हिसाब से, अपने इस्तेमाल के हिसाब से हमने क्या कर लिया, आकार दे दिया। चाहे तो उससे फर्नीचर बनाया जा सकता है, चाहे तो उससे पलंग बनाया जा सकता है, चाहे तो उससे अलमारी बनाई जा सकती हैं। तो ये हम सारी चीज़ें क्या करें, अपने उपयोग के हिसाब से उस लकड़ी का आकार बदल रहे हैं। वास्तव में हमने लकड़ी को नहीं बनाया, हमने उस लकड़ी में उपयोगिता डाल दी। तो जैसे हमने उसमें उपयोगिता डालते हैं तो यहाँ एक चीज़ हमारे सामने और निकल के आती है। वो क्या, वो यह है कि अब वह वस्तु पहले की तुलना में ज़्यादा महंगी भी हो जाती है। लेकिन वास्तव में हम देखें तो उत्पादन क्या है, उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन होता है। उदाहरण हमने लिया लकड़ी से फर्नीचर बनाना, और भी उदाहरण ले सकते हैं, मिट्टी से घड़े बनाना, तो ये भी क्या है, ये भी वास्तव में उत्पादन है। अब हम तीसरी मुख्य क्रिया की तरफ बढ़ते हैं, वो है विनिमय। तो विनिमय क्या होता है, तो विनिमय का सामान्य अर्थों में यदि हम अर्थ लगाना चाहिए तो क्या लगाएंगे, आदान प्रदान करना, एक्सचेंज। अब यहाँ हम किसका आदान प्रदान करते हैं, तो यहाँ आदान प्रदान होता है वस्तु का और धन का, साधन का। तो एक तरफ वस्तु दी जाती है, दूसरी तरफ साधन। तो इसमें दो क्रियाएं शामिल होगी, एक क्रय करना और दूसरा विक्रय करना। तो जो वस्तु हमने उत्पादन के माध्यम से निर्माण की, जो वस्तु हमने यानी उपयोगिता हमने डाली थी, उस उपयोगिता को या उस वस्तु को अब हमने क्या करना है, क्रय विक्रय के माध्यम से एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित करना है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, विनिमय की क्रिया कहलाती है। अब इस क्रिया में होता क्या है, जो व्यक्ति वस्तु प्राप्त करता है वह कुछ साधन जो व्यक्ति वस्तु दे रहा है उसे प्रदान करेगा। तो जिस व्यक्ति ने वस्तु बेची है उसे जो धन प्राप्त होता है वह वो कहलाता है आगम, उसे हम बोलते हैं आय या रिवेन्यू। उस रिवेन्यू का क्या होता है, प्रश्न ये आता है हमारे सामने। तो इसके ठीक अगली क्रिया हमारे सामने आती है वितरण। तो वितरण में हम क्या करते हैं, जो विनिमय में हमने आगम प्राप्त किया है, यानी कि उत्पादनकर्ता ने जो आगम प्राप्त किया, वह आगम इस वितरण के अंतर्गत वह उत्पादन करना क्या करेगा, उत्पत्ति के साधनों में बांट देगा। अब उत्पत्ति के साधन का मतलब वे समस्त साधन जिनके माध्यम से उत्पादन किया गया, वे उत्पत्ति के साधन होते हैं। सामान्यतः कौन कौन से होते हैं, ये आपने पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। तो ये उत्पत्ति के साधन होते हैं। अब इन साधनों को जो आगम प्राप्त किया उत्पादनकर्ता ने, उसमें से ये इन्हें प्रतिफल प्रदान करता है। कैसे करेगा, जैसे भूमि काम में ली गई हो, भूमि का मतलब प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया, जैसे लकड़ी भूमि तत्व में ही शामिल होती है, तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा, उसे उसका प्रतिफल प्रदान करना पड़ेगा। तो इस तरह से भूमि को लगान के रूप में प्रतिफल प्रदान किया जाता है, पूंजी को ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान किया जाता है, श्रम को मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है, और साहस जो होता है वह लाभ के रूप में अपना प्रतिफल प्राप्त करता है। तो ये प्रतिफल जो है, यही बांटना क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। अब हम सबसे आखिर और अंत की जो हमारी आर्थिक क्रिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं, राजस्व। बहुत ही व्यापक चीज़ होती है। राजस्व के अंतर्गत हमने दो चीज़ों को शामिल किया है,
एक होती है सार्वजनिक आय और एक होती है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय का तात्पर्य किस चीज़ से हो जाता है? वह आय जो सरकार हमसे प्राप्त करती है। और सार्वजनिक व्यय का मतलब वह खर्चे जो सरकार हमारे हित में खर्च करती है, जैसे कि पुल का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, हवाई अड्डे का निर्माण करना, ये सार्वजनिक व्यय है। सार्वजनिक आय प्राप्त करने के सरकार के पास साधन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, इसी तरह जीएसटी के माध्यम से भी सरकार हमसे टैक्स लेती है, ये सार्वजनिक आय होती है। इस तरह से सार्वजनिक आय को किस तरह से व्यय किया जाए, इसके संबंध में जो कुछ भी है वो सारा का सारा राजस्व में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं को हमने कुल 5 भागों में वितरित कर लेना। यही 5 बिंदु अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है। इनके अलावा अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है। थैंक यू।